बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हमारा घटक है सहायक क्रिया। जैसा कि पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि क्रिया से संबंधित दो प्रकार के प्रश्न हमारी प्रश्न पत्रिका में या कृति पत्रिका में पूछे जाते हैं। एक प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा सहायक क्रिया। तो पिछली क्लास में हमने प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, पहचानते कैसे हैं और प्रेरणार्थक क्रिया के दिए गए प्रश्नों को हल किस तरह से किया जाता है, ये हमने देखा था। अब आज की क्लास में क्रिया का जो दूसरे प्रकार का प्रश्न है यानी सहायक क्रिया, इस क्रिया के संबंधित प्रश्नों को हल करना हम सीखेंगे। उसमें हम देखेंगे सहायक क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया को हम कैसे पहचान सकते हैं और साथ ही इसके प्रश्नों को हल करके कैसे इसमें पूरे नंबर हम ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने आज के घटक की ओर, जिसका नाम है सहायक क्रिया। तो क्रिया जो होती है, क्रिया की परिभाषा हम पहले भी देख चुके हैं। आज फिर से एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं कि जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी दिए गए वाक्य में जिस भी शब्द के माध्यम से हमें कार्य के घटित होने का बोध होता है वही शब्द जो है वो क्रिया कहलाती है। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना, ये सारे शब्दों के माध्यम से किसी न किसी कार्य के होने का पता चलता है। तो ये सारे शब्द जो है क्रिया है। इसी तरह के अन्य शब्द जिनसे हमें किसी कार्य के होने का बोध हो या किसी कार्य के घटित होने का पता चले, वो शब्द जो है वो क्रिया कहलाते हैं। और क्रिया का अर्थ होता है करना। वाक्य में दो चीजें होती हैं, एक होती है क्रिया यानी जो कार्य हो रहा है और दूसरा होता है कर्ता यानी क्रिया को करने वाला। प्रत्येक भाषा के वाक्य में क्रिया का बहुत महत्व होता है। प्रत्येक वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वाक्य में जो शब्द जिससे कार्य होने का पता चलता है उसे हम कहते हैं क्रिया, और उस क्रिया को करने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं कर्ता। अब इसी कर्ता के आधार पर हमने प्रेरणार्थक क्रियाओं के दोनों रूप, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप देखे थे। वो कर्ता के ऊपर निर्भर होता है। कर्ता स्वयं कार्य करे या किसी के माध्यम से कार्य करवाए, इस पर निर्भर करता है कि वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का रूप है या द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का रूप है। और जैसे उदाहरण हम देखें, अलिफ पुस्तक पढ़ रहा है, बाहर बारिश हो रही है, बाजार में बम फटा, बच्चा पलंग से गिर गया। ये चारों उदाहरण हमने पहले भी देखे थे, ये समझाने के लिए कि क्रिया जो है वो दो तरीके से घटित होती है। एक, कर्ता के माध्यम से क्रिया की जाए, यानी क्रिया को करने के पीछे कर्ता का हाथ हो, कर्ता के द्वारा वो क्रिया की जाए। और दूसरा, जो क्रिया स्वयं घटित हो, उसमें कर्ता की कोई आवश्यकता नहीं या कर्ता का कोई प्रधान नहीं होता। तो इन चार प्रकार के वाक्यों में दो तरह के वाक्य, यानी अली पुस्तक पढ़ रहा है और बच्चा पलंग से गिर गया, ये दोनों वाक्य जो हैं इसमें कार्य को घटित होने के लिए किसी एक कर्ता की आवश्यकता है। लेकिन बाकी के जो दो वाक्य बचे, बाहर बारिश हो रही है और बाजार में बम फटा, इन दोनों वाक्यों को या इन दोनों वाक्यों में जो क्रिया है उसको करने के लिए किसी कर्ता की प्रधानता यहाँ नहीं दिखाई गई है। अब वाक्य में, जैसा कि पहले भी आपको बता चुकी हूँ, क्रिया जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वाक्य में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे शब्द ना हो, केवल क्रिया के प्रयोग से ही वाक्य को पूरा किया जा सकता है या वाक्य का अर्थ जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट हमारे सामने हो जाता है। जैसे पानी लाओ,
चुपचाप बैठ जाओ, रुको, जाओ, नाचो, गाओ, खेलो। इस तरह के जो शब्द हैं, ये शब्द अपने आप में ही कार्य को पूर्ण कर देते हैं। कार्य होने का जो भाव है वो हमें दे देते हैं। तो इस तरह से क्रिया जो है वो वाक्यों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य जो है वो पूर्ण नहीं होता। हर एक वाक्य में किसी न किसी प्रकार की क्रिया जो है वो आती ही है। क्रिया का सामान्य रूप भी मैंने आपको बताया था। क्रिया का सामान्य रूप वो होता है जिन शब्दों के अंत में ना लगा हो। क्रिया के सामान्य रूप की पहचान ही है ना। शब्दों के अंत में, यानी क्रिया के जो शब्द होते हैं उन शब्दों के अंत में यदि ना लगा हो तो यही ना शब्द अक्षर जो है वो क्रिया की पहचान, सामान्य रूप की पहचान है। इस सामान्य रूप की आवश्यकता पिछली बार जब मैंने ये स्लाइड आपको पढ़ाई थी प्रेरणार्थक क्रिया के घटक में, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि प्रेरणार्थक क्रिया में इस सामान्य रूप, क्रिया के सामान्य रूप की आवश्यकता हमें नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया में हमें प्रेरणार्थक क्रिया के प्रथम रूप और द्वितीय रूप की आवश्यकता होती है। लेकिन क्रिया के इस सामान्य रूप की आवश्यकता हमें आज के घटक में यानी सहायक क्रिया के घटक में लगेगी। तो सहायक क्रिया में आपको सामान्य रूप क्रिया का लिखना होता है। तो ये सामान्य रूप हम कैसे बना सकते हैं? साधारण सी बात आपको ध्यान में रखनी है। किसी भी क्रिया का सामान्य रूप बनाने के लिए, मूल रूप बनाने के लिए उसके अंत में ना लगाओ। शब्दों के जो क्रिया का शब्द दिया हुआ है उसके अंत में हमें लगाना है ना। तो इससे क्रिया का सामान्य रूप बन जाएगा। जैसे खाना, खा। खा क्रिया का सामान्य रूप क्या है? खाना। पढ़ क्रिया का सामान्य रूप है पढ़ना। सुन क्रिया का सामान्य रूप है सुनना। लिख क्रिया का सामान्य रूप है लिखना। खा, पढ़, सुन, लिख, इन सभी शब्दों में अंत में ना लगाकर हमने क्रिया का सामान्य रूप तैयार किया है। अब इसे आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि सहायक क्रिया का सामान्य रूप लिखते समय इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। तो क्रिया के अंत में ना लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जा सकता है। क्रिया के भेद मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताए थे कि क्रिया के जो है वो संरचना और उसके प्रयोग के आधार पर कुल 11 प्रकार के भेद हैं। लेकिन इन 11 में से हमें प्रश्न जो है वो केवल 2 प्रकारों के पूछे जाते हैं। तीसरा प्रकार जो है प्रेरणार्थक क्रिया और 9वां प्रकार जो है सहायक क्रिया। केवल इन्हीं दोनों को ध्यान में रखकर हमारे कृति पत्रिका में प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। अब जैसा कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया पढ़ने के पहले, सहायक क्रिया को आप इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया पढ़ने से पहले हमें मुख्य क्रिया का पता होना चाहिए। क्योंकि सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब अगर है, यानी क्रिया को सहायता करने वाली यदि दूसरी क्रिया है वाक्य में, तो वाक्य में एक मुख्य क्रिया भी होगी। तो हमें पहले ये समझना होगा कि मुख्य क्रिया क्या है और सहायक क्रिया क्या है। तो ही हम ये वाक्य पढ़कर देख पाएंगे या समझ पाएंगे कि इस दिए गए वाक्य में कौन सी मुख्य क्रिया है और कौन सी सहायक क्रिया है। तो मुख्य क्रिया क्या होती है? कर्ता या कर्म के मुख्य कार्यों को व्यक्त करने वाली क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है। ठीक है। अब जो भी वाक्य दिया गया हो उसमें यदि 2 प्रकार की क्रिया है, यदि 2 प्रकार की क्रिया दी गई है तो इसका अर्थ है कि एक मुख्य क्रिया है और दूसरी उसकी सहायक क्रिया है। एक मेन वर्ब है, दूसरा उसका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। तो इन दोनों में से हमारा मुख्य क्रिया कौन सा है ये हमें कैसा पता चलेगा? तो कर्ता जो कार्य कर रहा है उस कार्य को, उस मुख्य कार्य को व्यक्त करने वाला शब्द ही हमारी मुख्य क्रिया कहलाती है। जैसे रमा आम लाई। ठीक है। रमा आम लाई। अब यहाँ पर रमा क्या कार्य कर रही है? लाने का। तो यहाँ मुख्य क्रिया जो है वो है लाई। सोहन ने दुकान खोली। यहाँ पर केवल एक ही क्रिया है
खोली। तो ये जिन वाक्यों में केवल एक क्रिया है वो अपने आप में ही मुख्य क्रिया है। एक क्रिया यानी केवल एक ही क्रिया घटित हो रही है तो वो मुख्य क्रिया ही है। अब ये जो दोनों प्रकार के वाक्य मैंने आपके सामने पढ़े, इन दोनों ही वाक्यों में अंत में लाई और खोली, यही दोनों शब्द जो है वो कर्ता द्वारा किए गए कर्म को व्यक्त कर रहे हैं। यानी कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य को व्यक्त करने वाले केवल यही दो शब्द हैं, लाई और खोली, यानी ये मुख्य क्रियाएं हैं। अब इसके साथ में यदि कोई दूसरी क्रिया अंत में जुड़ी होती तो वो क्रियाएं सहायक क्रिया कहलाती। जैसे सहायक क्रिया जो है, सहायक क्रिया उसे कहते हैं जो क्रिया पदबंध में मुख्य अर्थ ना देकर उसकी सहायक हो। पदबंध यानी आपके वाक्य में आपके पदों का जो बंधन है, यानी जो वाक्य है उस वाक्य में मुख्य क्रिया के अर्थ, मुख्य क्रिया का भाव ना देकर केवल उसकी सहायक के रूप में जो क्रियाएं आती हैं, अर्थात मुख्य क्रिया के अतिरिक्त जो अंश बचता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। वाक्य आपको दिया जाए और उसमें दो प्रकार की क्रियाएं आए, मुख्य क्रिया जो है वो यानी जो पहला पहला क्रिया जो आता है वो हमारी मुख्य क्रिया, और उस क्रिया को छोड़कर बाकी जो बचा हुआ भाग है वो सारा हो जाता है हमारा सहायक क्रिया। इसे हम उदाहरण के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, पिताजी अखबार पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मुख्य क्रिया कौन सी हो सकती है? तो मैंने आपको बताया सबसे पहले जो क्रिया आती है वो मुख्य क्रिया होती है। पिताजी अखबार पढ़ चुके हैं, इसमें पहले क्रिया कौन सी आ रही है? पढ़। पढ़ ये शब्द पहले आ रहा है और पढ़ यानी पढ़ना। तो पढ़ना ये पहली क्रिया है, यानी ये मुख्य क्रिया है। अब इसके बाद के जो सारे शब्द बचे, चुके हैं, ये क्या है? इस वाक्य की सहायक क्रिया है। पढ़ क्रिया को पूर्ण करने के लिए चुके हैं इस सहायक क्रिया का उपयोग किया गया है। दूसरे उदाहरण में, माता जी खाना बनाने लगी। अब यहाँ पर मुख्य क्रिया कौन सी है? जो पहले आई है। तो पहले कौन सी क्रिया आई है? बनाने, यानी बनाना। ठीक है। तो बनाना ये मुख्य क्रिया हो गई, और बनाना के बाद जो भाग बचा यानी जो अंश बचा, लगी। लगी यानी लगना, ये हमारी सहायक क्रिया। तो उपर्युक्त वाक्यों में मुख्य क्रिया पढ़ तथा बनाने के साथ चुकी और लगी, ये सहायक क्रियाएं जुड़ी हैं। आपको केवल इतना ध्यान में रखना है, सहायक क्रिया क्या है? तो सहायक क्रिया वाक्य का आखिरी शब्द है। जो भी वाक्य हमारे सामने दिया गया है उस वाक्य का आखिरी शब्द ही हमारी सहायक क्रिया होती है। आखिरी शब्द यदि है, था, इन दोनों शब्दों में से कोई शब्द है तो है के पहले वाला शब्द भी हमारी सहायक क्रिया में जुड़ जाएगा। जैसे पहले उदाहरण में, पिताजी अखबार पढ़ चुके हैं, वाक्य का आखिरी शब्द है हैं। तो इस है के पहले का जो शब्द है यानी चुके, ये भी है के साथ जुड़ जाएगा। चुके हैं ये हमारी सहायक क्रिया बन जाएगी। ठीक है। तो जिन वाक्यों के अंत में है आता है उस है के पहले का शब्द भी हमारी सहायक क्रिया होता है। सहायक क्रिया की पहचान बहुत आसान है, वाक्य का आखिरी शब्द सहायक क्रिया होता है। अब सहायक क्रिया की विशेषता क्या है? तो इसकी कुल 4 विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता, क्रिया पदबंध की रचना दो प्रकार के अंशों से मिलकर होती है। यानी जब भी क्रिया की रचना की जाती है या क्रिया को लेकर जब वाक्य की रचना की जाती है तो उसके माध्यम से दो प्रकार के अंश बनते हैं। वाक्य के दो प्रकार के अंश, भाग, वाक्य दो भागों में बढ़ जाता है। क्रिया
एक अंश जो मुख्य अर्थ प्रदान करती है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं, जो हमने अभी पढ़ा। वाक्य में दो प्रकार की क्रियाएं आती हैं। वाक्य उस दो प्रकारों की क्रियाओं की वजह से दो भागों में बट जाता है। एक क्रिया जो सबसे पहली क्रिया आती है वो मुख्य क्रिया कहलाती है। वो होता है वाक्य का पहला अंश जहां पर मुख्य क्रिया आती है। और मुख्य क्रिया के अलावा जो भी अंश शेष रह जाता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया जहां तक आई वहां तक वाक्य का पहला अंश, और मुख्य क्रिया के बाद चाहे एक शब्द ही शेष बचा हो लेकिन वो होता है वाक्य का दूसरा अंश, और वही होता है हमारी सहायक क्रिया। प्रायः मुख्य क्रिया पहले आती है और सहायक क्रियाएं बाद में आती हैं। हमेशा वाक्य में आपको यही देखने मिलेगा कि मुख्य क्रिया जो है, हमारी मेन वर्ब जो है, वो वाक्य में सबसे पहले दी जाती है, और वाक्य का अंतिम जो शब्द होता है वो सहायक क्रिया होता है। जैसे एक और उदाहरण से अगर हम इसे समझे तो लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं। यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है? खेल। लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं। खेल यानी खेलना, ये हमारी मुख्य क्रिया है। लड़के क्या कर रहे हैं? तो क्रिकेट खेल रहे हैं। ये हमारी मुख्य क्रिया है, खेल। अब वाक्य का ये अंश, पहली क्रिया हमें क्या मिली? खेल। तो ये एक पहला अंश हो गया वाक्य का, और खेल ये हमारी मुख्य क्रिया। अब वाक्य में जो बचा हुआ अंश है या वाक्य का जो बचा हुआ हिस्सा है मुख्य क्रिया आने के बाद, क्या है वो बचा हुआ हिस्सा? चुके हैं। ये हमारी सहायक क्रिया है। चुके हैं वाक्य का आखिरी शब्द, जैसा मैंने आपको बताया वाक्य का आखिरी शब्द जो है वो सहायक क्रिया होता है। क्योंकि इस वाक्य में आखिरी शब्द है आया है, इसलिए है के पहले का जो शब्द है यानी चुके, ये भी सहायक क्रिया के साथ में जुड़ जाएगा। तो हमारी सहायक क्रिया है चुके हैं। अब मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के कुछ और उदाहरण हम देखते हैं ताकि हम इसे और अच्छी तरह से समझ सकें कि वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सी होती है और सहायक क्रिया कौन सी होती है। इसे हम कैसे और अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। तो जैसे एक और उदाहरण आपके सामने है, सीता स्कूल जा रही है। ठीक है, सीता स्कूल जा रही है। अब यहाँ पर जा, वाक्य का जो पहला क्रिया आया है जा, ये हमारी हो गई मुख्य क्रिया। और जा के बाद का बचा हुआ हिस्सा यानी मुख्य क्रिया के बाद का बचा हुआ हिस्सा बन जाता है हमारा सहायक क्रिया। तो बचा हुआ हिस्सा इस वाक्य में क्या है? रही है। मुख्य क्रिया और रही है ये सहायक क्रिया। इस तरह से वाक्य की क्रिया के दोनों अंश यहाँ हमने देख लिए। दूसरा उदाहरण, हलवाई मिठाई बना रहा है। हलवाई मिठाई बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बना, ये हो गई हमारी मुख्य क्रिया, और रहा है ये है हमारी सहायक क्रिया। यहाँ पर भी क्रिया के दो अंश हमने देखे। बना मुख्य क्रिया क्योंकि ये पहले आई है क्रिया, और रहा, बना, इस शब्द के माध्यम से ही हमें असल में हलवाई का काम पता चलता है कि वो क्या कर रहा है। रहा है जो शब्द आए हैं वो केवल इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए सहायक क्रिया के रूप में आए हैं। तो मुख्य क्रिया है हमारा बना और सहायक क्रिया है रहा है। ठीक है, अब तीसरा उदाहरण अगर आप देखेंगे तो ये बाकी क्रियाओं से या बाकी वाक्यों से थोड़ा अलग है। सूरज पूरब में उगता है। मैंने आपको कहा था कि मुख्य क्रिया एक आती है, उसके बाद का बचा हुआ अंश जो है वो सहायक क्रिया होता है। लेकिन जिन शब्दों में अंत में है आता है उसके पहले का भी शब्द हम ले लेते हैं। लेकिन कैसे शब्द? चुके हैं, रहा है, जब इस तरह के शब्द आए तो। अब यहाँ पर तीसरे वाक्य में सूरज पूरब में उगता है, यहाँ पर केवल उगता लिखा है।
अगर लिखा होता उग रहा है, सूरज पूरब में उग रहा है, ठीक है, या उग चुका है, तो हम है के साथ रहा और चुका को भी ले लेते। लेकिन इस वाक्य में केवल उगता है, इतना ही लिखा हुआ है। तो उगता ये हमारी मुख्य क्रिया है, और ऐसे वाक्यों में सहायक क्रिया के रूप में हम केवल है को ही लेंगे। जब इस तरह के वाक्य या इस तरह के प्रश्न हमारे सामने आएंगे जहां पर है के साथ रहा या चुका नहीं लगा होगा, तो ऐसे वाक्यों में केवल है ही हमारी सहायक क्रिया बन जाता है। हमारी मुख्य क्रिया उगता और सहायक क्रिया है। इस वाक्य में इस तरह से इसका उत्तर आएगा। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के कुछ और उदाहरण हम देखते हैं, किस तरह से हम मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया को वाक्यों से अलग कर सकते हैं। हालांकि आपको प्रश्न इस तरह से नहीं आएंगे, प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे, उसे हल किस तरह से करना है, ये हम इसके बाद देखेंगे। पहले वाक्यों में मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, केवल उतना देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और उदाहरण है। जैसे पहला उदाहरण है, उन्होंने पौधे को अपने सिरहाने लगा दिया। उन्होंने पौधे को अपने सिरहाने लगा दिया। यहाँ पर भी दो क्रियाएं आई हैं। पहली क्रिया जो आई है वही हमारी मुख्य क्रिया है, और अंत में बची हुई जो क्रिया है वो है हमारी सहायक क्रिया। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या आई है, लगा। ये लगा शब्द जो है ये है हमारी मुख्य क्रिया। अब इसका सामान्य रूप क्या है, मैंने आपको बताया था। सहायक क्रिया में हमें जिन क्रियाओं को हम ढूंढते हैं उनका सामान्य रूप भी लिखना होता है। तो मुख्य क्रिया का शब्द हमें मिला लगा। लगा का सामान्य रूप क्या है, लगना। क्रिया के अंत में जब हम ना शब्द को जोड़ेंगे, ना अक्षर को जोड़ेंगे, तो बनने वाला नया क्रिया का रूप जो है वो सामान्य रूप होगा, क्रिया का सामान्य रूप। ठीक है, तो लगा क्रिया का सामान्य रूप है लगना। सहायक क्रिया कौन सी है, तो वाक्य का आखिरी शब्द, पहले वाक्य का आखिरी शब्द है दिया। तो ये दिया ही जो है वो हमारी सहायक क्रिया है। ठीक है, तो सहायक क्रिया है दिया। अब दिया का सामान्य रूप क्या है, देना। दिया का भाव क्या निकलता है, देना। अब इसे आप दीना नहीं लिखोगे क्योंकि टीचर ने बोला था आखिर में केवल ना लगाना है, बराबर है। लेकिन आपके भावों को, शब्द का जो भाव है, क्रिया का जो भाव है, उसे बनाए रखना है। तो अगर आप खाली इस दी या के बाद ना लगा देते हो तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। दियाना कुछ भी, कोई भी क्रिया नहीं है। तो दिया शब्द का भाव क्या है, देने से। देने को ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, देना। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सहायक क्रिया। सहायक क्रिया जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप मुख्य क्रिया वाक्य की नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो केवल आप वाक्य का आखिरी शब्द ढूंढें। वाक्य का जो आखिरी शब्द है वो सहायक क्रिया है, और सहायक क्रिया के पहले का जो शब्द है वही आपकी मुख्य क्रिया है। यानी मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों ही क्रियाएं आपको वाक्य के अंतिम अंश में ही मिलेंगी। जैसे दूसरा उदाहरण है, बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। अब यदि इस वाक्य में आप मुख्य क्रिया को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप अपनी सहायक क्रिया ढूंढिए। सहायक क्रिया क्या है, वाक्य का अंतिम शब्द। इस वाक्य का अंतिम शब्द है लगूंगा, यानी ये मेरी हो गई सहायक क्रिया। अब इस सहायक क्रिया के पहले का जो शब्द है करने, ये है मेरी मुख्य क्रिया। ठीक है, तो मुख्य क्रिया क्या है, करने। यानी इसका सामान्य रूप क्या बना, करना। उसी तरह से सहायक क्रिया क्या मिली हमें, लगूंगा। लगूंगा ये हमारी सहायक क्रिया। तो लगूंगा का सामान्य रूप हम कैसे बना सकते हैं, लगना। करने का सामान्य रूप हुआ करना,
और लगने का सामान्य रूप हुआ लगना। यानी इस वाक्य में हमारी मुख्य क्रिया है करना और सहायक क्रिया है लगना। उसी तरह से तीसरा उदाहरण, 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। ठीक है, तो लग मुख्य क्रिया है हमारा लग यानी लगना, और सहायक क्रिया है हमारे वाक्य का आखिरी शब्द गई। गई यानी गई कौन सा भाव देता है हमें, जाने का। तो गई का सामान्य रूप है, गई क्रिया का सामान्य रूप है जाना। ठीक है, यहाँ पर हम जाना लिखेंगे, गई का गाना नहीं बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। जिन शब्दों, कुछ शब्द क्रिया के ऐसे होते हैं जो उन्हीं शब्दों में हम ना लगाकर सामान्य रूप नहीं बना सकते, उनके जो मुख्य भाव आ रहे हैं या उन शब्दों का जो अर्थ निकलता है, उस अर्थ के आधार पर आने वाले शब्दों में हमें ना लगाना पड़ता है। ठीक है, तो गई का अर्थ जो है वो जाने से संबंधित है, तो इसी जाने शब्द में हमने ना लगाया है, और ये इसका सामान्य रूप, गई का सामान्य रूप बना है जाना। तो इस तरह से तीसरे उदाहरण में हमारी मुख्य क्रिया है लगना और सहायक क्रिया है जाना। अगला उदाहरण है, पूरा आम लेकर पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। ओके, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। तो यहाँ पर हमारी मुख्य क्रिया अब है, कौन सी मुख्य क्रिया है, जिस शब्द से हमें वाक्य का असल कार्य समझ में आता है, तो वो शब्द है हो, या हम सहायक क्रिया के पहले का शब्द भी पकड़ सकते हैं, तो वो भी मिलेगा वो हो। तो हो इसका सामान्य रूप बनता है होना, ये हमारी मुख्य क्रिया। और सहायक क्रिया वाक्य का आखिरी शब्द, वाक्य का आखिरी शब्द है जाओ। जाओ का सामान्य रूप हम बनाते हैं जाना। तो इस उदाहरण में हमारी मुख्य क्रिया है होना और सहायक क्रिया है जाना। ठीक है, आगे है, मैंने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए। अब यहाँ पर हमारा वाक्य का आखिरी शब्द है सहायक क्रिया, उसके पहले का शब्द है मुख्य क्रिया। अब इस मुख्य क्रिया का सामान्य रूप हमें बनाना है, तो हमारा मुख्य क्रिया क्या है, निकाल। निकाल का सामान्य रूप होगा निकालना। ना शब्द, ना अक्षर हमने अंत में जोड़ा और ये बन गया निकालना। उसी तरह सहायक क्रिया, सहायक क्रिया वाक्य का आखिरी शब्द है दिए, यानी हमारी सहायक क्रिया है दिए, और इस दिए का सामान्य रूप हम बनाएंगे देना। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पांचवें उदाहरण का मुख्य क्रिया है निकालना और सहायक क्रिया है देना। अब आखिरी उदाहरण, दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा ना रोक सके। मुख्य क्रिया क्या है, रोक, इसका सामान्य रूप बन गया रोकना, और सहायक क्रिया है सके, इसका सामान्य रूप है सकना। तो वाक्य की मुख्य क्रिया रोकना और सहायक क्रिया सकना। तो इस तरह से किसी भी दिए गए वाक्य का मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। केवल आपको इतना ध्यान में रखना है, इसके दो तरीके हैं, या तो वाक्य में आने वाली पहली क्रिया को आप ढूंढो, पहली क्रिया वाक्य में जो आई है वही उस वाक्य की मुख्य क्रिया है, और उस पहली क्रिया के बाद बचा हुआ वाक्य का पूरा अंश, चाहे वो एक शब्द हो या दो शब्द हो। दो शब्द कब आएंगे, जब रहा है या चुके हैं होगा तो ही दो शब्द आएंगे, अन्यथा वाक्य में पहली क्रिया के बाद केवल एक ही शब्द बचेगा, तो वो बचा हुआ शब्द जो है वो हमारी सहायक क्रिया। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका पहचानने का, यदि आप वाक्य में मुख्य क्रिया को नहीं पहचान पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, वाक्य का आखिरी शब्द ये हमेशा हमारी सहायक क्रिया होता है। तो वाक्य का आखिरी शब्द हमारी सहायक क्रिया है और उसके पहले का शब्द
सहायक क्रिया के पहले का शब्द जो है वही हमारी मुख्य क्रिया है। ठीक है, इस तरह से दोनों तरीकों से आप वाक्य में दी गई सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया को पहचान सकते हैं। तो वाक्य में मूल क्रिया के अलावा जो अन्य क्रिया प्रयोग की जाती है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं, और सहायक क्रिया मुख्य क्रिया को के अर्थ को स्पष्ट और वाक्य को पूर्ण करने में सहायक होती है। जब केवल मुख्य क्रिया का प्रयोग करके वाक्य को पूर्ण नहीं किया जा सकता या उसके अर्थ को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, और इस सहायक क्रिया का प्रयोग करने से वाक्य अधिक अर्थपूर्ण और स्पष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, तो सबसे पहली जो क्रिया आती है वो मुख्य क्रिया होती है, और उसके बाद जो वाक्य में क्रिया आती है वो सहायक क्रिया होती है। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इसे आपको हमेशा याद रखना है। सहायक क्रिया के प्रश्न में, सहायक क्रिया का प्रश्न आपको कृति पत्रिका में पूछा ही जाता है, 1 नंबर के लिए ये प्रश्न आता ही है। तो आपको ये बात ध्यान में ही रखनी है कि वाक्य में जो पहली क्रिया आएगी वो मेरी मुख्य क्रिया है, और वाक्य में पहली क्रिया के बाद जितने भी शब्द बचे हैं वो मेरी सहायक क्रिया है, या फिर वाक्य का आखिरी शब्द ये मेरी सहायक क्रिया है, और उस सहायक क्रिया के पहले का शब्द मुख्य क्रिया है। ठीक है, सहायक क्रियाएं जो है वो वाक्य में 2 प्रकार से कार्य करती है। अब ये जो सहायक क्रियाएं हैं, वाक्य का आखिरी शब्द जो अभी तक हमने देखा, ये सारी सहायक क्रियाएं वाक्य में, किसी भी प्रकार के वाक्य में 2 तरह से कार्य करती हैं। पहला, क्रिया के अर्थ में विशेषताएं लाती हैं। क्रिया अभी हमने देखा, वाक्य की क्रिया क्या होती है, मुख्य क्रिया, लेकिन मुख्य क्रिया का जो अर्थ है उसे अधिक स्पष्ट करने के लिए या उसे अधिक विशेषता देने के लिए हमें सहायक क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरी, क्रिया का काल बताती है। यही सहायक क्रियाएं जो हैं वो क्रिया के काल को भी बताती हैं। जैसे उग रहा था, उग रहा है, उग रहा होगा। तो रहा है, रहा था, रहा होगा, ये क्या बता दे रही हैं, ये जो सहायक क्रियाएं हैं ये वाक्य के काल को भी बताती हैं, क्रिया के काल को भी बताती हैं। काल, भूतकाल में ये क्रिया जो है भूतकाल में घटित हुई, या वर्तमान काल में घटित हुई, या भविष्य काल में घटित हुई। तो इस तरह से सहायक क्रियाएं 2 तरह से वाक्यों में कार्य करती है। अब हम आते हैं अपने स्वाध्याय प्रश्नों की ओर, यानी किस तरीके के प्रश्न आपको कृति पत्रिका में पूछे जाएंगे और आपको उनका उत्तर किस प्रकार से लिखना है। अभी तक हमने जो देखा, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, वो केवल आप वाक्य में कैसे पहचान सकते हैं वो मैंने आपको सिखाया, लेकिन असल में प्रश्न कैसे आते हैं और उन्हें हम कैसे लिख सकते हैं, या कैसे हमें लिखना अपेक्षित होता है, वो अब हम देखेंगे। तो प्रश्न आपको आता है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। ये ध्यान में देने वाली बात है। बच्चे क्या करते हैं, टीचर ने कहा था वाक्य का आखिरी शब्द हमारी सहायक क्रिया है, तो वो केवल वाक्य का आखिरी शब्द लिखकर आ जाते हैं। जबकि आपका प्रश्न क्या होता है, प्रश्न आप ध्यान से हमेशा पूरा पढ़ा कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न क्या लिखा गया है, सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। ये प्रश्न इसी तरह से आपके कृति पत्रिका में आता है। पहला काम, आपको सहायक क्रिया लिखनी है, सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए, ये पूरा प्रश्न है। तो सबसे पहले मुझे क्या करनी है, सहायक क्रिया को पहचानना है, और उसके बाद उस सहायक क्रिया का मूल रूप भी लिखना है। तो मूल रूप यानी सामान्य रूप, क्रिया का सामान्य रूप। और क्रिया का सामान्य रूप मैंने आपको क्या बताया, कैसे हम बना सकते हैं, तो क्रिया के अंत में ना लगाकर हम किसी भी क्रिया का सामान्य रूप बना सकते हैं। कुछ क्रियाएं उसी रूप में हम ना लगाकर बना सकते हैं सामान्य रूप, और कुछ क्रियाओं को उनके अर्थ या भाव के आधार पर जो क्रिया के शब्द होते हैं उन शब्दों में ना लगाकर हमें सामान्य रूप बनाना होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रश्न आपको दिया होता है।
अब जैसे पहला प्रश्न है, सीता घर चली गई। सीता घर चली गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों ढूंढने के लिए नहीं कहा गया है। प्रश्न क्या है हमारा, वाक्यों में प्रयुक्त सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। केवल हमें प्रश्न में से सहायक क्रिया को ही ढूंढना है। तो सहायक क्रिया, जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया, वाक्य का केवल आखिरी शब्द, हमारे दिए गए वाक्य का जो अंतिम शब्द होता है वही हमारी सहायक क्रिया होता है। इस वाक्य का, सीता घर चली गई, इस वाक्य का अंतिम शब्द क्या है, गई। तो ये गई जो है यही हमारी सहायक क्रिया गई। अब उत्तर आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपने कौन सी सहायक क्रिया ढूंढी उसे वैसे का वैसा लिखें। हमें सहायक क्रिया क्या मिली है, गई, ठीक है। ये गई हमने लिख दिया। अब इस गई क्रिया का सामान्य रूप लिखना है। तो गई का सामान्य रूप क्या होगा, जाना, ठीक है। गई का भाव क्या आता है, जाने से संबंधित। तो यहाँ पर इसका सामान्य रूप है जाना। जब आप इन दोनों शब्दों को लिखेंगे तो आपका उत्तर पूरा माना जाएगा और यहाँ पर आपको मिलेंगे 1 नंबर। गई के माध्यम से पता चल रहा है कि आपने सहायक क्रिया ढूंढ ली, और जाना के माध्यम से पता चल रहा है कि आपने उसका मूल रूप लिखा है, यानी आपने उसका सामान्य रूप भी लिखा है। इन दोनों शब्दों को लिखने के बाद आपको मिलेंगे इसके लिए 1 नंबर, ठीक है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण, मैंने निबंध लिख दिया। अब इसकी सहायक क्रिया क्या है, तो वाक्य का आखिरी शब्द। अब वाक्य का आखिरी शब्द क्या है, दिया। तो दिया, इसका सामान्य रूप है देना। दिया, देना, यानी वाक्य का सहायक क्रिया जो है वो है देना। वह जोर जोर से हंसने लगा। वह जोर जोर से हंसने लगा, वाक्य का आखिरी शब्द है लगा, यानी वो हमारी है सहायक क्रिया। तो हमने लिखा उत्तर में लगा। अब लगा का सामान्य रूप क्या होगा, लगना। सामान्य रूप भी हमने लिख दिया, लगा, लगना। उसी तरह से वह अपने घर चलते बना। वह अपने घर चलते बना, यहाँ पर वाक्य का आखिरी शब्द है बना, यानी वो हमारी हो गई सहायक क्रिया। अब इस सहायक क्रिया का मूल रूप हम कैसे जानेंगे, तो बना का बनाना आपको नहीं लिखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाक्य आप फिर से पढ़ो एक बार। वह अपने घर चलते बना, ये बना जो है वो किस रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जाने के रूप में। वह अपने घर चलते बना, यानी वह अपने घर चला गया। तो यहाँ पर जाने के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए इस बना का मूल रूप आएगा जाना, ठीक है। अगला उदाहरण है, राज अपना काम कर पाया। यहाँ पर हमारी सहायक क्रिया है पाया। वाक्य का आखिरी शब्द है पाया, तो हमारी सहायक क्रिया भी है पाया। और इस पाया का सामान्य रूप हम बनाएंगे पाना। पाया यानी मिलना, और पाना यानी भी मिलना, ठीक है। तो यहाँ पर पाया शब्द का सामान्य रूप हो गया या मूल रूप हो गया पाना। अगला उदाहरण है, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। ठीक है, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। अब यहाँ हमारी सहायक क्रिया है वाक्य का आखिरी शब्द चाहिए। ये चाहिए हमारा उत्तर हो गया। अब इस चाहिए का मूल रूप हमें लिखना है। तो चाहिए का मूल रूप हम क्या बनाएंगे, चाहना। शब्द के अंत में ना लगाकर हम इसका मूल रूप बनाएंगे चाहना। चाहिए का भाव क्या निकलता है, चाहना। पेड़ से पत्ता गिर पड़ा। पेड़ से पत्ता गिर पड़ा, तो हमारी सहायक क्रिया है पड़ा, ठीक है। और पड़ा का सामान्य रूप है पढ़ना। रामलाल कहानियां सुना करते थे।
अब यहाँ पर आप देखिए वाक्य के अंत में हमने अभी तक क्या पढ़ा कि वाक्य का जो आखिरी शब्द है वो हमारी सहायक क्रिया होता है। लेकिन इसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि वाक्य का आखिरी शब्द अगर है और थे है तो उसके पहले का शब्द भी आप ले लेंगे। तो यहाँ पर थे वाक्य का आखिरी शब्द आया है थे। इस थे के साथ हम ले लेंगे करते को भी। तो करते थे ये हमारी सहायक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। और करते थे सहायक क्रिया का मूल रूप हो जाएगा करना। करते का मूल रूप है करना, ये हमारी सहायक क्रिया। अब यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है, सुना करते थे ऐसा लिखा हुआ था इसलिए हमने करते थे को सहायक क्रिया लिया। अगर यहाँ पर केवल लिखा होता रामलाल कहानियां सुनाते थे, करते को निकालकर अगर केवल लिखा होता रामलाल कहानियां सुनाते थे, ठीक है, तब हमारी सहायक क्रिया केवल थे ही होता। सुनाते हमारी मुख्य क्रिया बन जाती। समझ में आया? तो थे के पहले करते, रहते, इस तरह के शब्द यदि आते हैं तो आप थे के साथ में उन शब्दों को लेंगे। यदि इस तरह के शब्द नहीं आते हैं तो अकेले थे ही हमारी सहायक क्रिया होगा। जिस तरह से है के लिए मैंने आपको सिखाया कि है के साथ यदि रहा है, चुके हैं, इस तरह के शब्द लगे हों तो ही वो हमारी पूरी सहायक क्रिया है। यदि रहा है, चुके हैं नहीं लगा हो तो केवल है ही हमारी सहायक क्रिया है, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान में रखोगे। अगला उदाहरण है राम को स्कूल जाना चाहिए। यहाँ पे फिर से हमारा आखिरी शब्द है चाहिए, यानी हमारा सहायक क्रिया है चाहिए और इसका मूल रूप है चाहना। तुम सोए हुए थे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हुए के बाद रहते या करते इस तरह के शब्द नहीं है। तो सोए हुए थे, इसमें हुए ये सॉरी तुम सोए हुए थे, सोना ये हमारी मुख्य क्रिया हो गई। यहाँ पर मुख्य क्रिया हो रही है सोना। तो हुए थे ये हमारी क्या हो गई? सहायक क्रिया। हुए थे ये पूरी हमारी हो गई सहायक। और हुए थे में होना ये हमारा हुए का सामान्य रूप, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर वाक्य का जो आखिरी शब्द है हमेशा उसे ही सहायक क्रिया लिखेंगे। आखिरी शब्द यदि है या थे आया है तो उसके पहले का शब्द भी आप सहायक क्रिया के साथ में लिखेंगे। साथ ही केवल सहायक क्रिया लिखने से आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, सहायक क्रिया का सामान्य रूप भी आपको लिखना है। वाक्य का जो सहायक क्रिया आपने शब्द ढूंढा है उस शब्द का सामान्य रूप, यदि चाहिए आया है तो चाहना, पढ़ा आया है तो पढ़ना, करते थे आया है तो करना, हुए थे आया है तो होना। इस तरह से जो भी हमारी सहायक क्रिया मिली है उसका सामान्य रूप भी लिखना जरूरी है। इस तरह से जब आप पूरा उत्तर लिखेंगे, दोनों शब्द लिखेंगे, सहायक क्रिया भी और उसका सामान्य रूप भी, तब जाके आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज मैंने जो सहायक क्रिया आपको पढ़ाया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सहायक क्रिया को वाक्यों में से ढूंढना बहुत ही ज्यादा आसान है। केवल आपको वाक्य का आखिरी शब्द देखना है, वही हमारी सहायक क्रिया होती है। तो अब आप कुछ प्रश्न लेकर अपनी पाठ्य पुस्तक में से कुछ वाक्य लेकर उनसे सहायक क्रिया ढूंढने का प्रयास करेंगे और आने वाली परीक्षाओं की तैयारियां शुरू करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और यहाँ पर अपनी क्लास आज की खत्म करती हूँ। अगली क्लास में हम फिर से एक नए घटक के साथ मिलेंगे। थैंक यू। Yes, teacher. Thank you. Thank you so much. So students, हम यहाँ पे एक 5 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद 8:50 को नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा। थैंक यू।